हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य की। महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी उत्तर वैदिक काल के समय पर कि छोटे छोटे जो एक जनपद के जन कबीले हुआ करते थे, वो एक राज्य के रूप में उभर रहे थे और जनपद का निर्माण हो रहा था। तो धीरे धीरे ये उत्तर वैदिक काल के बाद जब ये बौद्ध काल आया, उस समय पर ये छोटे छोटे जो राज्य थे, एक 16 बड़े राज्य जिसको हम महाजनपद बोलते हैं, उस रूप में आ गए और ये महाजनपद कहलाने लगे थे। ये तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैसे कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं, इस समय पर 16 महाजनपद थी, जो कि आप जैसे मैप में देख रहे हैं, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, कौशला, मल्ल, वज्र, मगध, काशी, चेदी, अवंती। इस तरह से 16 महाजनपद हुआ करती थी। इनमें से जैसे आप देख पा रहे हैं, अधिकतर जो हैं वो विंध्य के उत्तर में थी। इनमें अगर हम बात करते हैं मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। तो अभी जो 16 महाजनपद थी, राजधानियां क्या क्या थी, जैसे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो इसकी राजधानी चंपा थी। अश्म राजधानी पादमेपुरा। अवंती, इसकी 2 राजधानियां थी अवंती की, इसको वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसमें जो राजधानियां थी उज्जैनी और महिष्मती की तरफ वाला एरिया है वो है उज्जैनी, और जो दक्षिण में जो थी राजधानी वो थी महिष्मती। इस तरह से इसकी उज्जैनी अवंती की 2 राजधानियां थी। चेदी, जिसको वर्तमान में खजुराहो के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गांधार राजधानी पुष्पवती। काशी की राजधानी वाराणसी। कंबोज की राजधानी कापसी थी। कौशल राजधानी अयोध्या। अयोध्या अभी कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। कुरु राजधानी हस्तिनापुर, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मगध राजधानी राजगृह, कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। मल्ल राजधानी कुशीनगर, स्थित उत्तर प्रदेश। मत्स्य राजधानी विराटनगर। पांचाल राजधानी कांपिल्य, स्थित उत्तर प्रदेश। सूरसेन राजधानी मथुरा, स्थित कहाँ है उत्तर प्रदेश में। वज्जी राजधानी वैशाली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स राजधानी कौशाम्बी, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह से हमने जब ये देखा है कि जो अधिकतर राजधानियां थी, इसमें अगर हम बात करते हैं जो अवंती है, अवंती राजधानी जो थी ये मध्य प्रदेश में स्थित थी, है ना, जिसको हम वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र था जो काफ़ी व्यापक रूप से था। इसकी व्यापार होते थे वो पश्चिम में जो समुद्र रास्ते से भी व्यापार संभव हो पाता था। इस वजह से ये राजधानी काफ़ी बड़े तौर पर बनाई गई थी और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अभी चर्चा की है महाजनपद की, ये मगध साम्राज्य की। तो ये मगध साम्राज्य महाजनपद काल में ही काफ़ी पावर में आने लगा था, और जिसमें से आधे से ज़्यादा, जैसे हम बात करते हैं अंग प्रदेश है, अवंती है, काशी है, कंबोज है, कौशल, मत्स्य, वज्जी, सूरसेन, इन सबको धीरे धीरे मगध साम्राज्य ने अपने विस्तार से अपने राज्य में समेटना शुरू कर दिया था। मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो इसमें 3 वंश अलग अलग आए, जो कि जिनने मगध में साम्राज्य को बढ़ाया। ये राजवंश थे हर्यक वंश, जो कि 544 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना राज्य किया मगध में। उसके बाद हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने 413 से 345 ईसा पूर्व तक मगध में राज्य किया और उसको विस्तारित किया। शिशुनाग के बाद आया नंद वंश। ये वंश
अगर कहा जाए तो मगध में काफ़ी प्रभावशाली साम्राज्य बना बाद में, क्योंकि इसके पास अगर बात की जाए सेना की तो सैनिक भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में थे। युद्ध सामग्री की अगर हम बात करते हैं वो उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार की थी। तो इस तरह से जो ये राजवंश था, नंद राजवंश, ये अपने राज्य विस्तार को लेकर काफ़ी सारे इसने तैयारियां की हुई थी, काफ़ी उसके पास सैन्य व्यवस्था काफ़ी बड़ी हुई थी। तो इस तरह से जो ये मगध साम्राज्य में 3 वंशों का शासन रहा। करते हैं हरेक वंश की बात, तो इसमें बिंबिसार इस वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार 558 से 491 मतलब 558 ईसा पूर्व से 491 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य में रहे। इनके काल की अगर हम बात करते, जब बिंबिसार थे तो उस समय में मगध की राजधानी राजगीर थी। के नाम से भी जाना जाता है बिंबिसार को। ये एक कूटनीतिज्ञ थे, दूरदर्शी थे, और बिंबिसार ने गिरिव्रज मतलब राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। कौशल, वैशाली एवं पंजाब आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया। गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी 491 ईसा पूर्व में, और खुद शासन पर बन बैठा था। अजातशत्रु की बात करते हैं तो ये 491 से 461 ईसा पूर्व में शासन में आया। 491 में ये राजगद्दी में बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। क्योंकि ये पिता की हत्या करके आया था तो इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने भी अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल आदि जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि वो भले ही उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन वो अगर राज्य विस्तार की नीति की अगर बात करते हैं तो वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चल रहा था। गंगा और सोन नदी को इसने मिलाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, पटना जिसको अभी वर्तमान में पटना कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। अजातशत्रु की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगति 463 में जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध काल में हमने चर्चा की हुई है। और अजातशत्रु के जो शासनकाल में ही भगवान बुद्ध का परिनिर्माण, महापरिनिर्माण जिसको कहते हैं, वो हुआ था 464 ईसा पूर्व में। और उसके जो अस्थि अवशेष थे, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को जो बांटा गया था 8 अवशेषों में, उसमें से एक अवशेष अजातशत्रु ने अपने यहाँ राजगृह मतलब जो राजधानी थी मगध की, वहाँ लाकर स्तूप का निर्माण करवाया था। और बाद में इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति जो 463 ईसा पूर्व में हुई थी उसका आयोजन भी किया था। इस तरह से अजातशत्रु ने 32 वर्ष शासन किया और 461 ईसा पूर्व में 461 बीसी में अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार गया। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसके बाद 161 ईसा पूर्व मतलब 461 बीसी में अजातशत्रु का ये पुत्र उदयन पिता की हत्या करके राज सिंहासन में प्राप्त हुआ। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया। देखिए, अभी हमने जब अजातशत्रु की बात की थी तो अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और उदयन ने क्या किया कि जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र में हो गई। ठीक है, पाटलिपुत्र के किनारे उदयन ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद नागदशक को हर्षवंश का अंतिम शासक माना जाता है। नागदशक की हत्या ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग ने की थी, जो कि उनका सैनिक था। तो इस तरह हमने जाना कि मगध साम्राज्य में हर एक वंश था वो बिंबिसार से शुरू हुआ और नागदशक तक मतलब चला। आगे हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश की।
शिशुनाग वंश जो कि 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व मतलब 413 से 345 बीसी बिफोर क्राइस्ट तक माना जाता है। शिशुनाग तो 412 से 395 ईसा पूर्व तक ये शासक था। शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। गिरिव्रज के अलावा जो अभी तक राजगीर एक राजधानी थी मगध की, गिरिव्रज, उसके अलावा अब वैशाली नगर को भी शिशुनाग ने राजधानी बनाया। अवंती और वत्स को मगध में मिलाया, जिसके पश्चिम क्षेत्र में से उसका जो व्यापारिक मार्ग था खुल गया। राज्य था जो कि पश्चिम से दक्षिण से उत्तर से मिलता था, है ना। और व्यापारिक मार्ग की अगर बात की जाए तो अवंती काफी बड़ा राज्य हुआ करता था। तो शिशुनाग ने अवंती को और वत्स को मगध में मिला लिया, जिससे पश्चिम में जो क्षेत्र था वो व्यापारिक मार्ग था वो खुल गया। इस तरह से शिशुनाग ने अपने राज्य का विस्तार किया। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक 394 ईसा पूर्व मगध का शासक बना। कालाशोक के समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली थी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके बाद कालाशोक, उसके बाद नंदीवर्मन और महानंदी, और फिर महानंदी के बाद शिशुनाग वंश अंतिम शासक बना। इनकी हम डिटेल से आगे मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। महाजनपद के बाद जो मगध साम्राज्य हो रहा था उसमें अगला वंश था नंद वंश। नंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें महापद्मनंद जो 345 में नंद वंश की स्थापना हुई थी, महापद्मनंद द्वारा की गई थी। उसके बाद धनानंद आया और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इस शासक के बाद काफी सारे बाह्य आक्रमण भी हुए थे। सिकंदर धनानंद के समय ही भारत में आक्रमण करने आया था, और मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो धनानंद नंद वंश के बाद ही हुई थी। महाजनपद के बाद जो मगध साम्राज्य आया वो समझ में आ गया होगा। संबंधित आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड यूजर हैं तो आपको संबंधित वीडियो के क्लासेस नोट्स मिल गए होंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फेसबुक में भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।